रॉयल इनफील्ड को 1992 में एक इंडियन कंपनी ने खरीद लिया। उससे पहले रॉयल इनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी थी और उस टाइम कंपनी का जो सेल्स था वो भी बहुत कम रहा करता था। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स उस टाइम कोई खरीद नहीं रहा था। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके चलते कंपनी को लगा कि या तो हमें रॉयल इनफील्ड का बिजनेस बेच देना चाहिए या फिर उसे बंद कर देना चाहिए। रॉयल इनफील्ड को बेचने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। ऐसे में कंपनी के जो ओनर है उनके बेटे सिद्धार्थ ने कंपनी के मैनेजमेंट से कहा कि आप मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ को रॉयल इनफील्ड में बहुत दिलचस्पी थी। सबसे पहले तो उन्होंने रॉयल इनफील्ड को हजारों किलोमीटर चला कर देखा और उसमें जो कमियां थी उन्हें सॉल्व किया और कंपनी का लुक वही पुराना विंटेज लुक रखा। साथ ही उन्होंने रॉयल इनफील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी काम किया और बहुत सारे मिनी शोरूम्स खोले। सिद्धार्थ के इन एफर्ट्स के चलते रॉयल इनफील्ड बाइक्स का सेल जो 2002 में 1800 बाइक्स पर मंथ था, वो फिलहाल हर महीने 60,000 बाइक्स के भी ऊपर पहुंच गया है। रॉयल इनफील्ड की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते आयशर मोटर्स, जिसने रॉयल इनफील्ड को 1992 में खरीदा था, उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और रॉयल इनफील्ड का करीब 90% रेवेन्यू फिलहाल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रॉयल इनफील्ड से ही आ रहा है, जिसे एक समय आयशर मोटर्स बंद करने के बारे में सोच रही थी। रॉयल इनफील्ड के इस एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस के चलते आयशर मोटर्स का रेवेन्यू साल 2000 से लेकर अब तक कंपाउंडेड सालाना 18% से बढ़ा है और प्रॉफिट 27% से बढ़ा है और उसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस भी कंपाउंडेड सालाना 30% से भी ज्यादा से बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2000 में कंपनी का रेवेन्यू 353 करोड़ था, जो कि 2010 तक बढ़कर 4,829 करोड़ हुआ और 2020 तक 9,153 करोड़ हुआ। सिमिलरली कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2000 में 15 करोड़ था, जो कि 2010 तक बढ़कर 306 करोड़ हुआ और 2020 तक 1827 करोड़ हुआ। और कंपनी की शेयर प्राइस जो फाइनेंशियल ईयर 2000 में 3 रुपए थी, वो 2010 तक 62 रुपीज हुई और अभी 2020-21 के करीब 2400 रुपीज के करीब चल रही है। नमस्कार, स्टॉक मार्केट को पूरा समझने के लिए हमारी ये बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज पूरी देखिए, यानी हमारा ये स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स पूरा देखिए। साथ ही सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और भी भारतीय लोगों को आर्थिक साक्षर बनाएं। अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स के पहले से ही आइडिया है तो भी आप ये पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया आपको जरूर सीखने मिलेगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस कम या ज्यादा यानी ऊपर नीचे किस चीज के बेसिस पर होती है। डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ ये कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। साथ ही आज हम कुछ फ्री टूल्स यानी फ्री वेबसाइट और एप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको कंपनीज को एनालाइज करने में, साथ ही कंपनी से अपडेट रहने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और इस सीरीज में आगे हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, किन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या कुछ चीजें आपको स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए, क्या कुछ नहीं करनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसी सीरीज में आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को भी कवर करेंगे। एक और एग्जांपल की मदद से हम ये समझेंगे कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे किन चीजों के बेसिस पर होती है। 1949 में जब विप्रो शुरू हुई तब कंपनी का वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल का बिजनेस था। डालडा घी का नाम आपने शायद कभी सुना ही होगा, तो वो भी उनका ही प्रोडक्ट था। 1966 में मोहम्मद हाशिम प्रेम जी की अचानक डेथ हुई। तब अजीम प्रेम जी की उम्र सिर्फ 21 साल थी और उसी उम्र में वो विप्रो के चेयरमैन बने। और फिर 1980 में जब इंडिया के ज्यादातर लोगों को इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये पता नहीं था, तभी मिस्टर अजीम प्रेम जी ने आईटी बिजनेस में एंटर करने का निर्णय लिया और उनकी ये डिसीजन उन्होंने ली हुई बेस्ट डिसीजंस में से एक रही। अपनी बेहतरीन लीडरशिप और एग्जीक्यूशन क्वालिटी के दम पर उन्होंने विप्रो को सफलता के शिखरों तक पहुंचाया। अगर कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है तो उसकी शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म यानी 2-4 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट आज 10 करोड़ रुपए है और कुछ सालों बाद वो 100 करोड़ हो जाता है तो उस कंपनी की वैल्यू और शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। अगर विप्रो की बात करें तो 1999 में कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ के करीब था, जो कि 2010 तक 27,213 करोड़ हुआ और अभी यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में वो 61,935 करोड़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 1999 में 200 करोड़ के करीब था, जो 2010 में 4,631 करोड़ था और 2020-21 में 10,796 करोड़ रहा है। तो कंपनी के इस कंसिस्टेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते कंपनी के शेयर प्राइस भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। 1999 में कंपनी की शेयर प्राइस 13 रुपीज थी, जो 2010 तक 161 रुपीज पर आई और अभी फिलहाल 400 रुपीज के ऊपर है। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि जब लॉन्ग टर्म में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है
तो उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ती है। वही अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के बजाय लॉन्ग टर्म में कम हो जाता है और तेजी से घटने लगता है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस गिरने लगती है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की मदद से इसे भी समझ लेते हैं। अभी जिस एग्जाम्पल के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके प्रोडक्ट्स को आप सभी ने शायद कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज एक समय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इस सेगमेंट में मार्केट लीडर था। आपने इनमें से वीडियोकॉन का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा। वीडियोकॉन इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे इंडिया में कलर टीवी मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मिला था और साथ ही एक समय कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी थी। अगर आप 20-25 साल पहले वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो उसकी वैल्यू आज कितनी होती? एनी आइडियाज? 400 रुपए से भी कम। शायद आप ये जानकर हैरान रह गए होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। चलो तो उसे समझ लेते हैं। एक समय वीडियोकॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इस सेगमेंट में मार्केट लीडर थी और यहाँ से कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कमा रही थी। तभी कंपनी ने बाकी सेक्टर्स में अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिटेल और डीटीएच सर्विसेज बिजनेस में एंटर किया। ये सारे बिजनेसेस शुरू करने के लिए वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ी। उसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लेने का रास्ता चुना और बैंक से बहुत ज्यादा पैसा लोन के तौर पर लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई। नए बिजनेसेस शुरू करने के बाद वीडियोकॉन का फोकस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से हट गया, जिसकी वजह से वहां पर कोई नया इनोवेशन नहीं हुआ, ना ही सही से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो पाई। जब तक वीडियोकॉन को अपनी गलती समझ आई तब तक बाकी ब्रांड्स जैसे कि LG, सोनी, सैमसंग इन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल कर लिया। अब यहाँ पर वीडियोकॉन ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अपनी टॉप पोजीशन तो खो दी, साथ ही कंपनी ने जो नए बिजनेसेस शुरू किए थे वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी ने लिया हुआ बहुत सारा लोन चुकाने में कंपनी को दिक्कतें आने लगी। ऐसे में कंपनी ने अपना टेलीकॉम बिजनेस एयरटेल को बेच दिया, अपनी डीटीएच सर्विसेज डिश टीवी के साथ मर्ज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी 80,000 करोड़ का लोन कंपनी के ऊपर था। अपनी लगातार खराब परफॉर्मेंस के चलते और कर्ज चुका ना पाने की वजह से वीडियोकॉन ने आखिरकार 2018 में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट और शेयर प्राइस ग्रोथ कैसे रही। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार गिरता चला गया। साल 2010 से कंपनी के लॉसेस भी बढ़ने लगे और उसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस जो 2005 के करीब 400 रुपए के करीब थी वो भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 1.5 रुपए के करीब चल रही है। यानी पिछले 15 सालों में कंपनी की शेयर प्राइस 99% से भी ज्यादा गिर चुकी है। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म में खराब परफॉर्म करने लगता है तो उसकी शेयर प्राइस गिर जाती है। तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता आती रहती है। लॉन्ग टर्म में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस जरूर खराब होती जा रही थी, लेकिन बीच बीच में कुछ दिन और हफ्ते ऐसे भी आए जब कंपनी की शेयर प्राइस 5-10% से बढ़ गई थी। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जनरली उस कंपनी से जुड़ी न्यूज, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अपडेट, रिसेंट ट्रेंड्स और इमोशंस की वजह से आती है। एक एग्जाम्पल के साथ इसे भी समझ लेते हैं। मार्च 2020 में ये न्यूज आने लगी कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कई सारी कंट्रीज ने तो लॉकडाउन लगाना शुरू भी कर दिया था। ये इंडिया में लॉकडाउन लगने के कुछ दिन पहले की बात है। कई सारे इन्वेस्टर्स में ये डर था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक अगर इंडिया में भी फैलने लगेगा तो इंडियन कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा और इसी डर की वजह से लोग हेवीली कंपनीज के शेयर्स बेचने लगे। ऐसे में मार्च 2020 एक ही महीने के अंदर सेंसेक्स 25% से भी ज्यादा गिर गया और इंडिया के कई सारी कंपनीज के शेयर्स 20 से 25% या उससे ज्यादा भी गिर गए। मार्च 2020 में विप्रो की भी शेयर प्राइस 20% से गिर गई। लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ना विप्रो का रेवेन्यू कम हुआ ना ही प्रॉफिट, तो कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जारी रही और उसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस बाद में तुरंत रिकवर हुई। कंपनी चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना करे, उसके शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, शॉर्ट टर्म में उसमें वोलेटिलिटी आती रहती है। सिमिलरली कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस चाहे कितने भी खराब परफॉर्म क्यों ना करे, लेकिन उसकी शेयर प्राइस कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं आती है। उसमें भी बीच बीच में वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो न्यूज़, ट्रेंड, इससे जो भी वोलेटिलिटी आती है वो बस शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब ये न्यूज़ आई कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज अपना कर्ज कम करने के लिए अपने ब्राजील के ऑयल ब्लॉक का कुछ स्टेक बेच रही है, तो इस न्यूज़ के बाद वीडियोकॉन की शेयर प्राइस कुछ दिनों के लिए लगातार बढ़ती रही, लेकिन कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस वही खराब चल रही थी। तो लॉन्ग टर्म में तो वीडियोकॉन की शेयर प्राइस गिरती रही, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी चलती रही।
स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स की वजह से शेयर प्राइसेस पर कैसे इंपैक्ट होता है, इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझते हैं। 1999 में लोग इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लगभग सारी इंटरनेट कंपनीज आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए उनकी शेयर प्राइस तेजी से बढ़ रही थी। इन बढ़ती हुई शेयर प्राइसेस को देखकर बाकी लोग भी बिना सोचे समझे प्रॉफिट कमाने के लिए उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन जैसा उन इन्वेस्टर्स ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। ज्यादातर इंटरनेट कंपनीज आने वाले सालों में अच्छी प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखा पाए और फिर उनकी शेयर प्राइस तेजी से गिरने लगी। तो इस तरह शॉर्ट टर्म में जो शेयर प्राइस बढ़ रही थी वो कंपनी की खराब बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाई। कई बार गलतफहमी की वजह से भी शेयर प्राइसेस में बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं। मार्च 2021 में कोरोना वायरस के सेकंड वेव आने के बाद मेडिसिन, बेड्स और ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कई सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने सोचा कि फिलहाल ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही है। ऐसे में जो कंपनीज ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रही है उन्हें बहुत प्रॉफिट हो सकता है और इसी के चलते कई सारे लोगों ने बॉम्बे ऑक्सीजन इस कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 मार्च को कंपनी की शेयर प्राइस 10,000 रुपए के करीब थी और एक ही महीने के अंदर शेयर प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गई। इसी तरह से शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी रही थी। तभी बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि बॉम्बे ऑक्सीजन ये कंपनी ऑक्सीजन नहीं बनाती है। कंपनी ने 2019 में ही अपना ऑक्सीजन बनाने का काम बंद कर दिया और फिलहाल कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जैसे ये रिपोर्ट बाहर आई, कंपनी की शेयर प्राइस तब से लगातार गिर रही है। तो गलतफहमी की वजह से भी कुछ शेयर्स में वोलेटिलिटी आती रहती है। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने में टाइम लगता है। कोई भी कंपनी 1-2 दिन में ग्रो नहीं होती है। तो शॉर्ट टर्म में ये फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी चलती रहती है। बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर और मिस्टर वॉरेन बफेट के टीचर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। यानी स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन की तरह वोलेटाइल होता है और लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन की तरह क्लियर, यानी जो है वो दिखाता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी की बिजनेस ग्रोथ को फॉलो करती है। और यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ का मतलब है रेवेन्यू, प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो की ग्रोथ। इन सारी टर्म्स को हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि शेयर प्राइस किन चीज़ों के बेसिस पर ऊपर नीचे होती है। अगला पॉइंट ये है कि कंपनी के शेयर प्राइस और उसकी डिटेल्स कहाँ पर चेक करें। तो अभी मैं आपको कुछ फ्री टूल्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी फ्री वेबसाइट्स और ऐप्स बताने वाला हूँ जहाँ पर आप कंपनी की शेयर प्राइस, कंपनी की बाकी डिटेल्स और कंपनी के एनालिटिकल फैक्ट्स भी फ्री में चेकआउट कर सकते हो। शुरुआत करेंगे screener.in से। screener.in एक बहुत ही सिंपल, फ्री और मेरे फेवरेट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। आप सिंपली screener.in पर जाकर जिस कंपनी के डिटेल्स आपको चेक करने हैं उसका नाम टाइप कीजिए और फिर आपको कंपनी के बारे में कई सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप खुद भी अभी ये वेबसाइट हमारे साथ खोलकर देखोगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। यहाँ आप कंपनी के शेयर प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। थोड़ा नीचे आते हो तो आपको कंपनी के शेयर प्राइस का ग्राफ देखने मिलेगा। यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि पिछले कुछ सालों में कंपनी की शेयर प्राइस क्या रही है। कंपनी की लाइव शेयर प्राइस आप सीधा गूगल पर जाकर कंपनी का नाम टाइप करके और उसके सामने शेयर प्राइस लिख के सर्च कर सकते हो या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट या ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही जिस किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला है उनके ऐप में भी आपको लाइव प्राइस देखने मिलती है। थोड़ा और नीचे आते हो तो आपको कंपनी के प्रोज और कॉन्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब दिखेंगे। और आखिर में आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न और एनुअल रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स, इन सब चीजों को हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल में कवर करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ABCD भी नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, ये सब कुछ हम बहुत ही आसान भाषा में आगे समझने वाले हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तब आपको इकोनॉमी और बिजनेस की दुनिया से अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है और इसे इन्फॉर्मेशन की मदद से कई बार आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी मिलती है। तो अभी मैं आपको 4 ऐसे टूल्स बताऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से अपडेट रहने में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला है न्यूज़पेपर। द इकोनॉमिक टाइम्स ये न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो जो आपको यहाँ पर बहुत मदद करेगा। साथ ही आप bloombergquint.com भी यूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर के लिए देख रहे हो तो बिजनेस स्टैंडर्ड ये न्यूज़पेपर हिंदी में भी आता है। साथ ही आप अगर jionews.com पर जाते हो तो यहाँ ऊपर बिजनेस का एक कॉलम आता है। यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में बिजनेस न्यूज मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे ईमेल न्यूज़लेटर्स। हमारे ईमेल न्यूज़लेटर्स में हम डेली बेसिस पर
कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं और ये ईमेल न्यूज़लेटर बिल्कुल फ्री है। फिलहाल ये न्यूज़लेटर्स इंग्लिश और हिंदी इन दोनों भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप बिजनेस टुडे और फोर्ब्स इन दोनों भी बेहतरीन मैगजीन्स को jionews.com पर जाकर इनका नाम सर्च करके फ्री में पढ़ सकते हो। यहाँ से भी आपको अपडेट रहने में बहुत मदद मिलेगी। और अगला फ्री टूल है गूगल अलर्ट। जिस किसी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज आपको ट्रैक करनी है उसका आप गूगल अलर्ट लगा लीजिए। गूगल अलर्ट की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और अलर्ट लगाने के बाद उस कंपनी से जुड़ी जैसे ही कोई न्यूज बाहर आएगी उसका अलर्ट आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। आज हम यही रुकेंगे और अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि किन शेयर्स को ना खरीदे। तो अगले पार्ट में हम सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं, तो अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ, सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आने वाले टाइम में आप आर्थिक साक्षर देखना चाहते हो। साथ ही इस वीडियो में कौन सा पार्ट, कौन सा एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसके बारे में भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये पूरी सीरीज आपको कैसे लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कन्वे को सब्सक्राइब करने के लिए और इस सीरीज के सारे वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।